मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आज की कक्षा में। सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स। लक्ष्य हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत टीचिंग एग्ज़ाम और लेवल है एसएसटी। और इकोनॉमिक्स टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं भारत में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, जो हमारी मॉनेटरी मार्केट से संबंधित है, मौद्रिक बाजार से संबंधित है। शुरुआत में बच्चों याद हो आपको, हमने इंट्रोडक्शन किस रूप में दिया था आपको कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है और कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। एक वस्तु बाजार संतुलन, एक मुद्रा बाजार संतुलन, जो दोनों मोस्टली फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में हमने समझाए थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी का हम पूरी तरह एक्सप्लेनिंग कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि आरबीआई की मुद्रा नीति के प्रकार क्या हैं, कौन से चयनात्मक उपाय हैं, कौन से मात्रात्मक उपाय हैं। उसके साथ ही थोड़ा सा हमने समझाया था कि वित्तीय प्रणाली जो हमारी मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। अब उसमें हमने एक पॉइंट आपको समझाया था कि जो 1 साल से कम समय के लिए मुद्रा उधार देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मुद्रा बाजार। और जब 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मुद्रा का जिस बाजार में लेन देन होता है, उसको हम बोलते हैं वित्तीय बाजार। तो पूंजी बाजार। तो भारत के अंदर ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें हमने शुरू के इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि आपको फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन जब पढ़ना है, वित्तीय संरचना पढ़नी है, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हमने आपको समझाए थे। और भारत में जो पूंजी बाजार है बच्चों, वो जैसा हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि पूंजी बाजार के अलग अलग संरचनाएं हैं, जैसे वायदा बाजार, डेरिवेटिव मार्केट, वस्तु मार्केट, ये पूंजी मार्केट, ये सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट समझाया था। अब जो मुद्रा बाजार है वो तो उसमें उप मनी मार्केट आपको बताया था कि जहां 1 दिन से लेकर 1 साल के नीचे तक की आपकी जो मुद्रा का लेन देन होता है, तो उसमें मुद्रा बाजार होता है। अब पूंजी बाजार की हम शुरुआत करते हैं बच्चों। इंडियन कैपिटल मार्केट, जहां से आपके काफ़ी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस में, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जहां से आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है वहीं से हम करेंगे बच्चों। और इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार, जिसका एक इंट्रोडक्शन हम पहले परिभाषिक रूप में दे चुके हैं आपको कि जहां मुद्रा का लेन देन 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए किया जाए, उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो इसके 2 मार्केट होते हैं बच्चों मोस्टली। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिसको हम प्राथमिक और द्वितीय कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार कहा जाता है। तो प्राथमिक, इनको प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पूंजी बाजार है बच्चों, वहाँ लेन देन आपका किसका होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। यानी कि इस पूंजी बाजार में आपका मोस्टली किसका लेन देन करते हैं हम, शेयर का, बॉन्ड का, डिबेंचर्स का। ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं बच्चों, सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां। ठीक है। और ये प्रतिभूतियां जो हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक का मतलब क्या है, यानी कि शेयर, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्राथमिक जो पूंजी बाजार प्रतिभूतियां हैं, इनमें पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट के बिना मार्केट में अपने शेयर बेचे, यानी कि न्यू इशू या शेयर को जब कोई कंपनी रिलीज करती है मार्केट में, उसे हम, जहां कोषों की गतिशीलता सदैव नई प्रतिभूतियों, यानी कि किसी कंपनी द्वारा, मान लो ये कोई कंपनी है बच्चों, अडानी ही बोल दे हम, अडानी द्वारा मार्केट में अपने इश्यू शेयर, पब्लिक इशू जिसको हम बोलते हैं, या शेयर को
जारी करे पहली बार, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक प्रतिभूतियां कहते हैं। यानी कि किसी कंपनी द्वारा न्यू इशू या शेयर को पहली बार जब जारी किया जाता है, जहां नई प्रतिभूतियां इशू की जाती हैं, उसको हम प्राथमिक बाजार कहते हैं। अब एक तो ये होता है प्राथमिक बाजार में घरेलू और विदेशी दोनों हो सकते हैं। ये जो प्रतिभूतियां बच्चों, ये घरेलू भी हो सकती हैं, यानी कि देश के अंदर, और कोई दूसरी विदेशी कंपनी आए वो भी कर सकती है, जहां लोग पब्लिक इशू, राइट इशू, अलग अलग शेयर होते हैं। और नॉर्मली शेयर, इसमें इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि प्राथमिक जो प्रतिभूतियों में है वो इक्विटी शेयर और डिबेंचर दोनों हो सकते हैं बच्चों। समता शेयर बोलते हैं इनको, और डिबेंचर, इसको हिंदी में हम ऋण पत्र कहते हैं, और इसको हिंदी में हम समता शेयर कहते हैं। जब कोई कंपनी डायरेक्ट मार्केट में अपने इशू को, पब्लिक इशू को, इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इक्विटी शेयर में क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने अपने कंपनी के शेयर मार्केट में उतार दिए, तो आप उसमें पार्टनर हो जाओगे। जैसे 10%, 15%, या आपने जितने भी इक्विटी शेयर लिए उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी, भागीदारी मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर बनोगे, तो पार्टनर जब बनता है बच्चों, तो उसमें दोनों चीज हो सकती हैं, लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। यानी कि आप कंपनी के पार्टनर हो गए एक हिसाब से, तो इक्विटी है आपके पास, अंश है उस कंपनी का। आप शेयर, उस कौन सा शेयर लिया आपने, इक्विटी शेयर लिया है, यानी कि आप हिस्सेदार हो। एक होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जैसे ही आपको, यूं देखिए अभी मार्केट घाटे में जा रही है, तो आप उसको बेचा कर सकते हो। इसमें क्या है, अगर कंपनी घाटे में गई तो आपको घाटा होगा, कंपनी फायदे में गई तो आपको फायदा होगा। इक्विटी शेयर में दोनों चीज होती है, क्योंकि आप परसेंटेज होल्डर हो शेयर के। दूसरा ऋण पत्र होता है, इनमें थोड़ा सा ब्याज जो है वो समय के हिसाब से फिक्स होता है। इनमें आपका मार्केट के हिसाब से चलेगा, और इसमें आपके डिबेंचर में क्या है, आपको एक निश्चित थोड़ा सा कम इसमें रिस्क होता है। और बॉन्ड में सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बॉन्ड में जो क्या है, ब्याज दर फिक्स होती है। तो डिबेंचर में आपका एक सेफ जोन होता है, और सबसे कम सेफ जोन होता है आपका शेयर में। तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में आपको लाभ हानि आपके ऊपर डिपेंड, आपके निर्णय पर डिपेंड है। और इक्विटी शेयर में लाभ हानि कंपनी के लाभ हानि पर डिपेंड है, जिसमें आप हिस्सेदार हो। तो इस प्रकार किसी कंपनी द्वारा अपने इशू को शेयर करना, या न्यू इशू नए निर्गम करना, बॉन्ड या सॉरी डिबेंचर या इक्विटी शेयर को मार्केट में लाना, ये होता है प्राथमिक। द्वितीय में क्या होता है बच्चों, जो प्रतिभूतियों का जो व्यापार है, पहले से ही जारी की गई प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। पहले से ही इशू की गई, तो ये हो गई कंपनी, और ये हो गया शेयर मार्केट, और ये होगी पब्लिक। तो पब्लिक जो है इन प्रतिभूतियों को ऐसे खरीदते शेयर मार्केट से, डायरेक्ट नहीं। इसलिए आपकी ये क्या हो जाती हैं, द्वितीय प्रतिभूतियां हो जाती हैं। तो इसमें बाजार के अंदर रजिस्टर्ड जो उपभोक्ता हैं, तो यानी कि शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड कंज्यूमर ही इनको खरीद सकते हैं। इसको हम द्वितीय सिक्योरिटी कहते हैं। यानी कि जो शेयर मार्केट के माध्यम से, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, उनके माध्यम से आपका एक अकाउंट भी खुलता है, आपका जिसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, उसके माध्यम से आप शेयरों के खरीद फरोख्त करो, ना कि डायरेक्ट। वो आपकी क्या हो जाती हैं, शेयर बाजार के नाम से जो प्रतिभूतियां बाजार में है, उसको हम द्वितीय
मार्केट कहते हैं। तो वास्तव में एक जो सक्रिय द्वितीय बाजार है वो प्राथमिक बाजार की विकास प्रक्रिया या को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक बनाता है। क्योंकि भाई देखो डायरेक्ट आपको इतनी नॉलेज होती नहीं कि किसका शेयर खरीदें किसका नहीं, कंपनी के बारे में आप जानकारी नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वित्तीय साक्षरता नहीं है, तो रिस्क है, जोखिम है। तो ऐसे में आप किसी एजेंट के माध्यम से शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर चुनते हो, आपको गाइड करता है। तो यहाँ पर रिस्क कम होता है, यहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ें होती हैं। तो द्वितीय बाजार में जितने भी आपके म्यूचुअल फंड हैं, एनबीएफसी हैं, शेयर एजेंट हैं, ये आपके काम करते हैं। तो इसमें शेयर मार्केट में क्या जाते हैं, जैसे शेयर एजेंट हो गए जो आपको सूचना देती हैं, म्यूचुअल फंड हो गए ये आपके बारे में आपकी जानकारी, एनबीएफसी हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनके माध्यम से पब्लिक जो है किस कंपनी के शेयरों में पैसा लगाए। क्योंकि शेयर मार्केट के थ्रू आप जाते हो, डायरेक्ट जाओगे तो आप चोट खा जाओगे, रिस्क है। तो ये आपके सेकेंडरी मार्केट होती है। अब कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो खरीदना बेचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ लिस्टेड का मतलब क्या, रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब क्या है कि आप की जो कंपनी है या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये आपका शेयर मार्केट होता है, इस हिसाब से आपका सिस्टम चलता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं बच्चों, कई बार जैसे मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं। ये है कोई भी मान लो ए कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है भाई, और ये शेयर मार्केट में से पैसा उगाना चाहती है, कलेक्ट कर। शेयर का मतलब क्या भाई, जैसे ये कंपनी है मेरी और मैंने ये शेयर आपको बेच दिया, बदले में मेरे पास पैसा आए। पैसे उगाने के ही काम होते हैं ताकि फंड मिले, नई कंपनी खोलेगा, अगला नई ब्रांच लगाएगा। तो होता क्या है एक तरफ है सेबी, जो आपके शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी में आप आवेदन करते हो, इसमें आपने क्या लगाई, आवेदन किया कि जी मैं कुछ क्या करना चाहता हूं, इसके लिए आवेदन किया आपने, कुछ शेयर बेचने के लिए। मार्केट में तो आपने इस चीज के लिए सेबी में क्या की, एप्लीकेशन लगाई, आवेदन लगाई, और जितने शेयर बेचने की अनुमति सेबी देता है, और सेबी ने अनुमति दी आपको, लो भी 10 करोड़ के आप शेयर के क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। तो जो सेबी ने स्वीकृत किया, जो सेबी ने क्या किया, स्वीकृत किया कि ठीक है आप अपनी कंपनी भरोसेमंद है तो आप 10 करोड़ रुपए तक के शेयर मार्केट में बेच सकते हो। इस जो सेबी अनुमति प्रदान करती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। एथोराइज्ड कैपिटल आपको एथोराइज्ड कर दिया कि ठीक है आप इतने शेयर बेच सकते हो 10 करोड़ के, इसको हम क्या कहेंगे, अधिकृत पूंजी कहेंगे बच्चों। क्लियर, यानी कि मैं गया आपके पास, आप सेबी हो और मैं कंपनी हूँ, मैंने कहा जी मैं शेयर बेचना चाह सकता हूँ, मेरी कैपिटल की जो टर्नओवर है 1000 करोड़ की है। तो सेबी कहता ठीक है भाई आप बेच लो कुछ, 10 करोड़ तक आप अपनी कंपनी, तो 10 करोड़ की मुझे परमिशन मिल गई, 10 करोड़ के शेयर में पब्लिक में इश्यू प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट से मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरी क्या होगी, अधिकृत पूंजी होगी। अब इस अधिकृत पूंजी का जरूरी नहीं कि मैं 10 के 10 मार्केट में भेजूं, इस 10 करोड़ का ये कंपनी करती है 8 करोड़ मार्केट में क्या करती है, सेल आउट करती है। यानी कि जो अधिकृत पूंजी है, मिली कितनी पावर थी, 10 करोड़ की, किया कितना,
8 करोड़। तो सेल आउट करते हैं, इसको बोलते हैं इशू कैपिटल। समझ में आया? यानी कि इशू कैपिटल क्या है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो मार्केट में इशू किया जाता है। मार्केट में जो इशू किया जाए उसे हम इशू कैपिटल कहते हैं। यानी कि 10 करोड़ की परमिशन मिली थी और 8 करोड़, 10 की जगह फिर भी मैंने 2 करोड़ रख लिए। भाई रिस्क है, जरा मिले ना मिले, नुकसान हो जाए, वो ज्यादा फायदा ले जाए, तो 8 करोड़ का मैंने जारी किया, तो इसको हम इशू कैपिटल, और हिंदी में इसको कहते हैं निर्गत पूंजी। अब मैं 8 करोड़ लेके बाजार में चला गया। अब ये जो मार्केट है भाई, बाजार, इसमें लोग जरूरी थोड़ी है कि 8 के 8 खरीदें, तो जरूरी थोड़ी है भाई मेरे 8 के 8 करोड़ बिक जाएं। भाई मैं 10 करोड़, मान लो मैं 10 दर्जन केले लेके आया, 10 की जगह मैं 2 घर पे रख लिए, 8 दर्जन में बेचने चला गया। अब जरूरी थोड़ी शाम तक के 8 दर्जन बिके। तो 8 करोड़ में से क्या हुआ कि इसका मैंने सेल आउट कर दिया। अब इसमें से जितना सेल हो, अब ये बाजार में जितना सेल हो, और सेल हुआ मान लो 6 करोड़ का, तो ये जो 6 करोड़ है ना, ये क्या हुआ पता है? कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज। तो ये 6 करोड़ क्या हो गई? आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। जो बाजार में बिके उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। जो बेचना आए उसको इश्यू कैपिटल मिलते हैं। जो बेचने की स्वीकृति मिली उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। तो यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल को अधिशेष पूंजी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह मार्केट काम करती है आपकी। तो अधिशेष पूंजी जो रियल में बिक रही है, इश्यू कैपिटल जो मुझे बेचनी है, एथोराइड कैपिटल जो मुझे अथॉरिटी मिली है। ये तीनों का डिफरेंस आप समझ गए होगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। तो इसका एक रिस्क कैपिटल है जो इस सारी चीज को बैकअप रखती है। जैसे 2 करोड़ रुपए रख लिए मैंने, 8 करोड़ बेचे 10 में से, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? रिस्क कैपिटल। तो पूंजी का जोखिम पूंजी जिसकी डूबने की संभावना अधिक होती है, उसको बचाकर रखा जाता है। अब भारत के हम शेयर बाजार की बात करते हैं। शेयर मार्केट ऑफ इंडिया, इसमें मुख्यतः बच्चों 2 शेयर मार्केट आते हैं आपके। एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और एक है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, राष्ट्रीय शेयर बाजार। इसको हम राष्ट्रीय शेयर बाजार ही कहते हैं हमारा। ठीक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में 1875 में स्थापित हुआ था मुंबई में, और ये एशिया का सबसे पहला है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कि उस टाइम एशिया में जापान, चीन, इनमें कहीं भी कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं था बच्चों। और ये विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनी के पॉइंट, वैल्यूएबल नहीं, वैल्यूएबल क्या था? उन कंपनी की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने आपको बैंक समझाया था कि भी कौन सा बैंक है, सिर्फ शाखाएं बढ़ने से बैंक बड़ा नहीं होता। तो रजिस्टर्ड कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यानी कि 5000 से ज्यादा भारत की जो कंपनियां हैं और दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज इन वर्ल्ड कंपनियों में रजिस्टर्ड के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक। फिर इसमें एक
संवेदी सूचकांक और जोड़ा गया। संवेदी का मतलब जो अप एंड डाउन सेंसेक्स को दर्शाए, तो बीएससी संवेदी सूचकांक इसमें 1986 में बनाया गया, यानी कि सेंसेशन दिखाए अप एंड डाउन। अब इसमें दोनों में ही होता है संवेदी, तो संवेदी को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। इकोनॉमी मैंने आपको समझाया ऐसे, ये जैसे साइकिल था इस प्रकार ही। तो संवेदी का मतलब होता है जो उतार चढ़ाव दर्शाए, उतार चढ़ाव। तो मार्केट आपने देखी होगी, डायग्राम भी देखोगे, तो ये क्या है आपका पीक है और ये क्या आपका ट्रफ है। और लेकिन शेयर मार्केट में इनको क्या कहते हैं? शेयर मार्केट में बच्चों इसको बोलते हैं बुल और इसको बोलते हैं बियर। बियर किसको बोलते हैं हिंदी में? भालू। और इसको बोलते हैं सांड। और जो सांड है वो पीक को दर्शाता है। तो ये आपका कई बार आ जाता है, ये किसको दर्शाते हैं? तो ये ध्यान रखना, जो शेयर मार्केट में बुल एंड बियर शब्द हैं बच्चों, सांड आपकी कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है, तो ये तेजड़ियां बोलते हैं इसको, ठीक है। और बियर मंदड़ियां, जो कीमतों में गिरावट को, यानी कि शेयर मार्केट जब शेयर मार्केट डाउन आती है तो उसको मंदड़ियों से शो किया जाता है, और जब शेयर मार्केट अप जाती है तो उसे तेजड़ियां कहते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपकी फेरवानी कमेटी गठित हुई थी 1991 में बच्चों, ये भी मुंबई में है। और इसी की सिफारिश पर 1992 में एनएसई बॉम्बे में स्थापित किया गया। तो भारत का ये राष्ट्रीय सूचकांक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो भारत के अंदर जो 1992 में फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया बच्चों, इसमें 25 करोड़ रुपए की एथोराइज्ड कैपिटल है, यानी कि अधिकृत पूंजी इसकी 25 करोड़ रुपए है। पच्चीस करोड़ या 25,000 करोड़। तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खुद की ऑफिस की तो 25,000 नहीं आएगी, 25 करोड़ रुपए की एथोराइज्ड कैपिटल से ये शुरू किया गया। तो भारत के अंदर शेयर मार्केट दो मुख्य सूचकांक है बच्चों, एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। 1986 में इसका, जैसे मैंने कहा, संवेदी सूचकांक है। संवेदी का मतलब क्या? जो मेन कुछ कंपनियां होती हैं जो पूरे मार्केट को लीड करती हैं, जैसे अडानी हुई अंबानी की हुई, तो ऐसे कुछ कंपनियां देख ली जाती हैं जिनके आधार पर मार्केट का अप एंड डाउन, बुल एंड बियर देखा जाता है। तो इसमें संवेदी सूचकांक में बच्चों 30 कंपनियों के शेयर, यानी कि 30 कंपनियों इसमें क्या है, लिस्टेड हैं। और आप सोचोगे सर यहाँ 30 बोल रहे हो, यहाँ पर 5,000, वो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन कंपनियों को मान कि मार्केट का ट्रेंड आप किसके बेस पे देखोगे? जो संवेदनशील है, वो 30 कंपनियों के आधार पर ही हम मार्केट का क्या करते हैं, ट्रेंड देखते हैं बच्चों। तो जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये इसको दर्शाता है। अब भारत में सेबी की स्थापना होती है और इस शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है। यानी कि शेयर मार्केट को भारत के अंदर रेगुलेट कौन करती है, यानी कि उससे संबंधित मामले कौन समझाती है? तो ये आपकी करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में ये इसका हेडक्वार्टर है बच्चों, वो भी मुंबई में है, स्थापित हुई। वर्तमान में मुंबई कहते हैं, बॉम्बे होता था। बॉम्बई एक पौधा होता है जो बॉम्बई नाम के पौधे से ही इसका नाम बॉम्बई बना है, जो पानी के अंदर नली टाइप का एक पौधा होता है, वो ज़्यादा मिलता था दलदली एरिया तो आपका है, मड आइलैंड जिसको हम बोलते हैं। तो बॉम्बे वैसे 5 आइलैंड छोटे मोटे मिलाकर, अब तो हालांकि वो पुरानी बॉम्बे रही नहीं भाई। तो भारत में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना अप्रैल में हुई और अन्य कुछ संस्थान हैं जो सेबी के तहत जुड़े हुए हैं। तो 1996 में निफ्टी की स्थापना हुई। जो 50 शेयरों के आधार पर आपका अप डाउन देखता है। और नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज लिमिटेड
96 में, लेकिन मेन आपका निफ्टी है बच्चों 1996 में। और जो 11 मार्च 1999 नेस्टेक जो हमारी कंपनी है इन्फोसिस, नेस्टेक नहीं, इन्फोसिस जो कंपनी है भारत की, वो नेस्डेक में, नेस्डेक जो है ये यूएस से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका। इसमें लिस्टेड होने वाली पहली कंपनी है हमारी 1999 11 मार्च को, यानी कि भारत की पहली कंपनी जो विदेशी बाजार में सबसे पहले पैसा लगाने वाली 11 मार्च 1999 को नेस्टेक कंपनी, नेस्टेक शेयर मार्केट में लगाने वाली कंपनी। तो ये आपका और आईसीआई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है सूचीबद्ध होने वाली दूसरी कंपनी है। मेन पॉइंट है कि जो हमारे भारत के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े तुर्रमखा हैं जो दूसरे देशों के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी आपका मुंबई में है। मेन आपके ये दो ही हैं बच्चों। एक है आपका रेजिडेक्स, ये रेजिडेक्स क्या होता है, क्या है इसका मतलब? देखो हमारे यहाँ देश के अंदर, पूरे इंडिया में बच्चों, पूरे भारत में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अप और डाउन होती रहती है। तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का सही आकलन करने के लिए 11 जुलाई 2007 को नेशनल हाउस बैंकिंग एनएचबी ने 11 जुलाई 2007 को रेजिडेक्स की शुरुआत की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मूल्यों में होने वाले, प्रॉपर्टी के मूल्यों में उतार चढ़ाव को निगरानी रखना, यानी कि अप एंड डाउन का जो ये हो रहा है इसके ऊपर निगरानी रखना और उससे संबंधित अपनी योजनाएं बनाना। निगरानी रखने के लिए देश भर में प्रॉपर्टी के मूल्यों पर जो अप एंड डाउन हुए हैं उस पर निगरानी रखने के लिए आपका क्या होता है बच्चों, ये रेजिडेक्स बनाया, जो 5 शहरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और 5वां शहर कौन सा आपका, मद्रास। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भोपाल, मद्रास नहीं है, बेंगलुरु। तो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का अप एंड डाउन खासकर तो भाई दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर है। कलकत्ता और मद्रास तो बाद में आते हैं, लेकिन मद्रास तो इसमें है भी नहीं। तो इस हिसाब से आपका शेयर मार्केट चलता है। अब देखो आप हो भाई पब्लिक, ठीक, और ये है सेबी, सॉरी, शेयर मार्केट। इस शेयर मार्केट में अब आप दिक्कत क्या होती है, देखो यहाँ पर छोटी छोटी अलग अलग कंपनियां, कोई भाई अडानी की है, कोई इन्फोसिस है, कोई अंबानी की है, अलग अलग कंपनियां। और ये सारे अपने इसमें क्या करते हैं, इशू करते हैं। अब आप दिक्कत क्या होती है कि आम जनता इतनी समझदार नहीं होती, जानकारी होती नहीं कि इन कंपनियों के शेयर सीधा शेयर मार्केट में पैसा लगा दे। अब बीच में एक चीज आती है, बीच में
आते हैं, जैसे आपका कुछ आप क्या करते हो, बचत करते हो, समाल सेविंग। ठीक है। और जो स्मॉल सेविंग के लिए पब्लिक इसमें क्या करती है, अलग अलग क्या लेती है, प्लान लेती है, जैसे LIC का ले लिया, SIP का ले लिया, ठीक है, इस टाइप से, या कुछ और कुछ प्लान लेती है। अब यहाँ ये प्लान जो है क्या करते हैं कि आप छोटी छोटी बचतों को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक फंड। पारस्परिक फंड कहते हैं। अब ये आम आदमी इसमें ज्यादा आएगा, इसमें आएगा डायरेक्ट, तो क्या खाएगा, नुकसान खाएगा, क्योंकि रिस्क क्या है बच्चों, ज्यादा है। इसलिए म्यूचुअल फंड में जैसे आपने देखा होगा कि ICICI भी है, आजकल तो SBI भी है, ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे अलग अलग आपको प्लान बेचते हैं, और ये इस प्लान को इकट्ठा करते हैं, और इस प्लान से ये इनके कंपनियों के क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, खरीदा, और इससे इनको क्या मिल जाता है, पैसा मिल, और इस शेयर से, खरीदे हुए शेयर से ये पब्लिक को क्या देते हैं, खरीद कर पब्लिक को क्या देते हैं, स्मॉल सेविंग से आपको इंटरेस्ट, या आपको उस हिसाब से क्या मिलता है, फायदा मिलता है। यानी कि आप डायरेक्ट पैसा न लगाकर इन बिचौलियों के माध्यम से आप छोटी छोटी बचतों को इनको देते हो, और ये जो म्यूचुअल फंड हैं ये आम जनता के पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं, इससे बदले में पैसा, यानी कि इनको क्या मिल जाता है, बदले में फंड मिल जाता है, और बीच में ये अपना कमीशन रख लेते हैं। इनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यानी कि शेयर बाजार में डायरेक्ट पैसा लगाना अधिक जोखिम पूर्वक कार्य होता है, इसलिए आप थोड़ी छोटे प्लानों के माध्यम से, जिसमें आपके फिक्स भी होते हैं, मार्केट के ऊपर भी होते हैं, आप किसी भी कंपनी के प्लान को लेते हो, और वो कंपनियां, अलग अलग कंपनियां, बैंक, NBFC, जिसमें आपके बैंक भी हो सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, बैंक भी हो सकते हैं बच्चों, और NBFC भी होते हैं। तो NBFC की आपका फर्क क्या है कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, ये ध्यान रखना, ये कॉरपोरेशन भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा। फर्क क्या है कि जो नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है ये आपको चेक बुक नहीं देते, ठीक है, कई बार ऐसा क्यों पूछा जाता है, आपका सेविंग अकाउंट नहीं होता, आपका करंट अकाउंट नहीं होता, आपका फिक्स्ड अकाउंट नहीं होता, लेकिन ये आपको अब वर्तमान में क्या देने लगे हैं, लोन फैसिलिटी जरूर देने लगे हैं। लोन फैसिलिटी पब्लिक को देते हैं, लेकिन पब्लिक का ऐसे अकाउंट नहीं खुलता जैसे बैंक में खुलता है। तो NBFC और बैंक में यही फर्क होता है, बस ये अपने प्लान के माध्यम से, तो आजकल तो भाई ICICI है, वो म्यूचुअल फंड भी इश्यू करता है, और ICICI आपका बैंक के रूप में आपका खाता भी खोलता है। तो कुछ बैंक दोनों काम करते हैं, म्यूचुअल फंड के रूप में भी, NBFC के रूप में भी, और बैंक के रूप में भी। तो आपने देखा होगा ना, ICICI प्रूडेंशियल है, जैसे कोटक महिंद्रा उसका प्रूडेंशियल हो गया, या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे ही कुछ स्पेशल बैंक NBFC का ही काम करते हैं, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, आपका LIC है, LIC में आपका खाता अलग हिसाब से खुलता है, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपका बड़े लेवल की कंपनी है, अलग से इंश्योरेंस करती है, तो उनमें खाता आपका अलग हिसाब से खुलता है। लेकिन बैंक और NBFC में मेन यही फर्क है। तो म्यूचुअल फंड जो है ना, वो सरकारी भी हो सकते हैं, निजी भी हो सकते हैं, और आपका यानी कि एक हिसाब से जो म्यूचुअल फंड है बच्चों, वो आपका सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है, और विदेशी भी हो सकता है। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि भाई आप मेरा पैसा, आप अपना पैसा मुझे छोटी छोटी बचत के रूप में दे दो, हर साल आपकी किस्त जाती है, किसी ने 15,000 की पॉलिसी करा रखी है, किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, जाता है। अब वो उस पैसे का रखे थोड़ीगे, वो उस पैसे क्या करेंगे, इन कंपनियों के शेयर खरीदेंगे। इनके पास एक्सपर्ट होते हैं, पूरी एक टीम होती है, इनको पता होता है मार्केट में कहाँ जाएगा, और
उस पैसे से वो लाभ कमाते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, बदले में तुम्हें भी कुछ अपना कमीशन रखकर आपको भी सेविंग देते हैं, मतलब कि रिजल्ट देते हैं। तो आपकी देखनी होगी भाई 5 साल की कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, भाई 3 साल आपको मिनिमम इसका प्रीमियम देना पड़ेगा या 5 साल की किस्त जमा करानी पड़ेगी, फिर आपको 20 साल के बाद इतना मिल जाएगा। तब तक वो पैसा इनका अपना शेयर मार्केट में चलता रहता है। ये होता है परस्पर समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से पैसे का यूज करना। भाई मैं भी कुछ कमा लूंगा तो मैं भी कुछ दे दूंगा, इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, कंपनियां लोगों से धन इकट्ठा करती हैं, स्मॉल सेविंग के रूप में इकट्ठा करती हैं, फिर इसको शेयर मार्केट में देती है और कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट फंड मिल जाता है, वो अपना शेयर इशू करती हैं। ऐसे में ये मार्केट के अंदर इकोनॉमी चलती रहती है बच्चों, म्यूचुअल फंड के रूप में। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का कहां से आ गया। अब मेन क्या है कि एक भारत में वस्तु विनिमय और होता है। थोड़ा सा एक बार मैं एक चीज और बता देता हूं, म्यूचुअल फंड की ही बात चल रही है तो बाकी चीजें बाद में बताएंगे। शेयर मार्केट में आप डायरेक्ट पैसा लगाते होगा नहीं, उसमें आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, डीमेटरलाइज्ड और डीमैट अकाउंट, यानी कि उसमें आपका जब शेयर मार्केट में आप जब यूज करते हो ना ये, तो डायरेक्ट आप मानो लगा भी लेते हो, जैसे ये पब्लिक है, क्योंकि कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो भाई आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है यहाँ पर। एक तो पहली बात तो कंडीशन क्या है कि आपका शेयर मार्केट में रजिस्टर होना जरूरी है। दूसरा, इसके लिए आपका एक अकाउंट खुलेगा, ताकि आपके अकाउंट से पैसे मिनिमम बैलेंस रखना होता है उसमें, उसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट, और डीमेटरलाइज बोलते हैं इसको। डीमेटरलाइज्ड का मतलब इसमें कोई भौतिक रूप से आपका पैसा नहीं दिया जाता, आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा अकाउंट में कट जाएगा। अगर आपको फायदा होगा तो इनपुट हो जाएगा, आपको नुकसान हुआ तो आपका आउटपुट चला जाएगा। तो डीमेटरलाइज्ड अकाउंट या डीमैट अकाउंट का मतलब क्या कि जो जो आपका डीमेट कर दिया मैंने, तो हाँ डीमेट ही होता है, डीमैट नहीं, डीमेट अकाउंट ये बैंक खाता ही होता है जिसमें रुपयों के स्थान पर प्रतिभूतियां और बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। इसमें आपका पैसा नहीं होता, क्या होता है, प्रतिभूतियां। और प्रतिभूतियों के रूप में आपके डिबेंचर और शेयर, और किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि करंट थोड़ी लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी आपकी डायरेक्ट, और उस पैसे की वैल्यू के हिसाब से डिडक्ट और डिपॉजिट होता रहेगा। इसको बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। तो अगर कोई कंपनी के आईपीओ लेता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो भी डीमैट अकाउंट की जरूरी है। ये आईपीओ क्या होते हैं कि कंपनी द्वारा अपने शेयरों को डायरेक्ट पब्लिक को बेचना, आपको आईपीओ कहते हैं। और कुछ कुछ शेयर जो है कंपनी सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही बेचती है, सबको नहीं, उसको राइट इशू कहते हैं, यानी कि जहां निर्गम इशू कहा जाता है। तो जो सब के लिए हो वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जो खास ग्राहकों के लिए हो उसे राइट इशू कहा जाता है। तो ये अंतर भी कई बार आ जाता है बच्चों। तो पारंपरिक कोर्स मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्स सेविंग स्कीम होती हैं, बैलेंस फंड होता है, इंपोर्ट फंड होता है, इनकम फंड होता है या क्लोज फंड होता है। तो इसमें हमने इतने बड़े लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई और एक अध्यादेश द्वारा, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो शेयर मार्केट है, क्योंकि इसमें कि दावे भी हो सकते हैं, विवाद भी हो सकते हैं बच्चों। तो शेयर मार्केट एक कैसी संस्था है, वैधानिक सांविधिक संस्था है, सांविधिक है, ध्यान रखना, संवैधानिक नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको हम वैधानिक भी बोल सकते हैं। वैधानिक संस्था है। वैधानिक संस्था का मतलब विधि के तहत अधिकार मिले हैं इसको, और विधि के तहत अधिकार कैसे मिले, बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस से इसको ये दर्जा दिया गया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यादेश। जब ऐसी परिस्थितियां हो, जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर।
तो इस अध्यादेश के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। वैसे इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 1988 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये इस हिसाब से आपका ध्यान रखना। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो सेबी की संरचना में एक अध्यक्ष जो है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक इसमें क्या होता है आपका अध्यक्ष, और 5 इसमें क्या होते हैं? सदस्य। और ये अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका एक अध्यक्ष नियुक्त करती है। ऐसे अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं होता। तो जो 5 सदस्य में 2 व्यक्ति जो वित्त व कानून के विशेषज्ञ हों, इसमें से 5 में से 2 तो होंगे जो वित्त और कानून के विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट हों, जिनको वित्तीय और कानूनी जानकारी हो। क्लियर? तो 2 तो ये हो गए। और एक होता है आपका, 2 होते हैं भारतीय यानी कि रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि होता है। आरबीआई का प्रतिनिधि, आरबीआई का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होता है। और एक केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नामित नॉमिनेटेड 2 सदस्य। ठीक। तो 2 ये, 2 वो, 4 एक ये, 5 और एक स्वयं अध्यक्ष, 6 होते हैं। तो सेबी का मुख्य कार्य क्या है? शेयर मार्केट संबंधी मुद्दों को, समस्याओं को हल करना, अंतिम निर्णय देना। ध्यान रखना सेबी के मामलों में आरबीआई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई इंटरफेयर नहीं होता। भारत सरकार का भी कोई इंटरफेयर नहीं होता ये अपने कार्य करने में, क्योंकि ये बेसंवैधानिक संस्था है और ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो 2002 में इसमें संशोधन करके इनसाइडर ट्रेडिंग को धोखाधड़ी मामलों और जुर्माना करने शेयर मान्यता प्रदान की गई। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? भेदिए होते हैं कुछ जो कंपनी की रिपोर्ट को, यानी कि कौन से शेयर आने वाले हैं, कौन सा टेंडर उठने वाला है, इस प्रकार की जो कंपनी के, एक कंपनी की सूचना दूसरी कंपनी को बेच दे तो उस कंपनी के शेयर मार्केट में काफी अप डाउन हो सकता है मामला। तो इस प्रकार के सूचना देने वाले भेदियों को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ये अब जुर्माना है, ये इलीगल है। अगर कोई मिला ऐसा इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है? तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और विदेशी मुद्रा के वायदा कारोबार का भी, यानी कि जो दूसरे देश की मुद्रा को एक विनिमय दर पर खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो सेबी ने 2009 से क्या कर दिया? विदेशी मुद्रा में भी वायदा कारोबार शुरू किया। और वायदा का मतलब मैंने यही समझा था, फ्यूचर मार्केट बोलते हैं इसको, कि आज की ब्याज दरों पर भविष्य में हम मुद्रा का लेन देन करेंगे, विदेशी मुद्रा का। यही आपका 2009 से इसमें शुरू हुआ बच्चों। तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सेबी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल बुल एंड बियर भी बता दिया। और 2-4 पॉइंट और हम बता देते हैं आपको क्या होता है। उसके बाद हमें शेयर मार्केट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है बच्चों स्क्रिप्ट शेयर। कुछ कंसेप्ट हम बताते जाएंगे आपको। स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है?
ये कंपनी अपने पुराने शेयर धारकों को मुफ्त में शेयर दे देती है भाई, काफ़ी दिनों से जो जुड़ा होता है उसको बोनस शेयर कहते हैं और स्क्रिप शेयर कहते हैं। यानी कि कंपनी द्वारा, जैसे ये कोई कंपनी है, मान लो अडानी की है भाई, तो अडानी क्या करता है, कोई आपका पुराना ग्राहक है, काफ़ी पुराना है या उनके लिस्टेड होते हैं, तो इनको मुफ्त में, फ्री में शेयर देना, ये आपका क्या होता है, उनके लिए तो बोनस का काम हो गया, इसलिए इनको बोनस शेयर भी कहा जाता है। तो बोनस शेयर बोलूं या स्क्रिप शेयर बोलूं, स्क्रिप्शन तो यानी कि फ्री में मिल गया बैठे बैठे, उसको सिर्फ शेयर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, कुछ शुल्क के बिना उच्च स्तरीय कर्मचारियों, यानी कि कुछ कंपनी के क्या होते हैं, हाई लेवल के कर्मचारी होते हैं। तो जो हाई लेवल के कर्मचारियों को कंपनी क्या करती है बच्चों, बिना शुल्क शेयर दे देती है। भाई इनके तो ऑफिस के ही हैं। एक तो होता है पुराने ग्राहक को फ्री शेयर देना, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया, मुफ्त में, और इसमें क्या है, शुल्क हटाकर कोई चार्ज नहीं लगाया, इसको बोलते हैं स्वेट शेयर, यानी कि कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा, इसको क्या कहा जाएगा, स्वेट शेयर। तो कोई पूछे कि ये स्वेट शेयर क्या होता है और बोनस शेयर क्या होता है, तो कंपनी अपने कर्मचारियों को बिना शुल्क के दे तो स्वेट शेयर, और कंपनी अपने ग्राहकों को फ्री में दे, पुराने ग्राहकों को, तो वो आपका स्क्रैप शेयर हो जाता है। और जो शेयर है इसके भाई दो मूल्य होते हैं, सेल और परचेज। भाई कितने पे बिके और कितने पे खरीदे, इन दोनों का अंतर जो है ना, वो डिफरेंस क्या कहलाता है, शेयरों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, जैसे आप मैथ में पढ़ते हो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो इस हिसाब से, तो जो शेयरों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, SPREAD, फैलाव। ठीक है, तो शेयरों के क्रय और विक्रय मूल्य के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है, फैलाव भी कह सकते हैं। और दूसरा है क्या बच्चों, किसी कंपनी के लिए, अब क्या करता है, कभी कभी किसी कंपनी के लिए, इस कंपनी के लिए मान लो कंडीशन खराब हो, तो इसके लिए क्या की जाएगी, क्योंकि भाई नहीं करोगे तो कितने लोग कर्मचारी हैं उनका नुकसान होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, तो दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की जाती है, इसको कहा जाता है ब्रिज लोन। तो किसी कंपनी को डूबने से बचाने के लिए एक पुल बना दिया ताकि कंपनी नीचे न करके नीचे न जाए, तो दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए अस्थाई वित्त व्यवस्था होती है, यानी कि इसका परमानेंट, दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था जब तक ना हो तब तक क्या करनी आ जाता है, अस्थाई, काम चला लो, पैसे दिए जाते हैं, भाई जब तक तेरा काम ठीक नहीं हो जाए कुछ वित्त व्यवस्था हम आपको दे देते हैं ताकि आप गर्त में न जाओ, उसको क्या कहा जाता है, आपका ब्रिज लोन। आप सोचोगे ये क्या था, दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था न चरमराए और उसके लिए कुछ काम चलाओ, पुशअप लगा दिया, धक्का लगा दिया, उसका काम चल जाए, उसको हम ब्रिज यानी कि एक पुल बना दिया, इसको हम ब्रिज लोन कहते हैं। और कई बार आप जी सैक सुनते हो शेयर मार्केट में,
और ये सुनते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? जी सेक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं उसको हम जी सेक बोलते हैं इकोनॉमिक्स में शॉर्टकट में। तो दीर्घकालीन सरकारी, यानी कि ये सरकार की प्रतिभूतियां भी कौन सी हैं? अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसको जी सेक कहा जाता है। और टी बिल का मतलब क्या है? जो आपके ट्रेजरी बिल होते हैं ये इसी को दर्शाते हैं। तो ट्रेजरी जो बिल है वो आपके दीर्घकालीन जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं बच्चों, टी बिल कहते हैं। और इसके आधार पर सरकार बाजार से उधार लेती है, इन्हीं के बेस पर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी इशू करके बाजार से फंड लेती है। जैसे कंपनियां लेती हैं, यहाँ सरकार भी लेती है, तो बाजार से उधार लेती है। ये चीजें आपकी सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित हैं बच्चों। अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देता हूं कि शेयर और ऋण पत्र में क्या डिफरेंस है। शेयर और डिबेंचर में, और शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे कोई घर में आपके पिज्जा लेके आया और चार आदमी, तीन आदमी और एक जना दो का आया, अच्छा मेरा शेयर कहाँ गया? जब आप क्या बोलते हैं, मेरा शेयर कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है? शेयर का मतलब होता है अंश या हिस्सा। तो एक होता है बॉन्ड डिबेंचर, जिसको में मोस्टली आपका बॉन्ड से ही ये काउंट होते हैं। तो ऋण पत्र या शेयर एक तरफ। तो इसको शेयर को धारने या शेयर को लेने वाला आपका शेयर होल्डर कहलाता है, अंश पत्र धारक कहता है। इनको लेने वाला अंश पत्र धारक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड या डिबेंचर होल्डर। दोनों का तो नाम ये हो गया बच्चों। ऋण पत्र को धारने वाला ऋण पत्र धारक, शेयर को धारण करने वाला शेयर धारक। अंश धारक जो है कि शेयर ये कंपनी के स्वामी होते हैं। इक्विटी शेयर की बात है, ये कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होल्डर हैं, तो धारक हो गए। प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मोस्टली शेयर का मतलब इक्विटी का ही देखा जाता है। और ये कंपनी के लेनदार होते हैं। क्यों? लेनदार का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ लाभ पे क्लेम करते हैं, ठीक है। और जबकि ये जो क्या है, इनको अभी मैंने बताया था लॉस एंड बेनिफिट, दोनों हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। नेक्स्ट, इन्हें लाभांश केवल लाभ पर ही प्राप्त होगा और इन्हें अपने दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्त होगा। इनको मिलेगा ब्याज और इनको मिलेगा लाभांश। क्योंकि शेयर धारक क्या मतलब होता है? लाभ के हिस्सेदार। तो लाभ पर लाभांश, लाभांश मिलता है लाभ पर। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको नेशनल इनकम में बताया था कि प्रॉफिट में तीनों चीजें होती हैं, डिबेंचर भी और आपका शेयर होल्डर भी। ये सारी चीजें तीन मिलाकर आपको मैंने बताया था लाभ का मतलब क्या होता है। इनको वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि ये डिसीजन में शामिल होते हैं, भी अंशधारी हैं। और इनको
वोट राइट नहीं होता। एक वोट राइट देने का रखता है और एक वोट देने का अधिकार नहीं होता। और कंपनी बंद हो जाए नुकसान में तो इनको भुगतान किया जाता है, और कंपनी चलती रहे तो इनको ब्याज का भुगतान मिलता रहता है। तो ये आपका चीजें होती हैं। एक आपका होता है जहां कई जगह एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। एक होता है हेजिंग वर्ड, काफी पूछा जाता है हेजिंग किसे कहते हैं। हेजिंग में क्या होता है, कई प्रकार के रिस्क होते हैं व्यापार में, शेयर मार्केट में। तो कंपनी के रिस्क से उत्पन्न हानि को सुरक्षित करने के लिए तो ऐसी व्यवस्था जिसमें क्रेता और विक्रेता विनिमय दरों में होने वाले अप एंड डाउन से उत्पन्न हानियों से अपने आप को सुरक्षित एक फंड बनाते हैं। यानी कि आपने, जैसे अभी मैंने बताया था एथोराइज्ड कैपिटल, इशू कैपिटल का डिफरेंस बताया 10 करोड़ से, और 8 करोड़ ही इशू करेगी। तो किसी भी कंपनी या किसी भी शेयर होल्डर द्वारा, दोनों द्वारा रिस्क से बचने के लिए, रिस्क से बचने के लिए, तो रिस्क किसका, खासकर जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 80 रुपये। एक्सचेंज रेट के जो अप एंड डाउन से जो रिस्क होता है उससे बचने के लिए जो फंड बनाया जाता है या जो कोशिश की जाती है बच्चों, या जो ट्रिक है, उसको हम हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग मोस्टली आपका अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव से, विनिमय दरों से बचने के लिए जो शेयर होल्डर हैं या कोई कंपनी है चाहे बाहर के शेयर खरीद रखे हो, उनसे बचने के लिए एक व्यवस्था है, एक सेटलमेंट करते हैं, उसको हेजिंग कहते हैं। एक होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, आप हो कंज्यूमर, ठीक है भाई, और ये है ए गांव और बी गांव। आपने क्या किया, यहां से चीनी खरीदी, 32 रुपए किलो, और आपने देखा कि इस गांव में तो अच्छा मामला है, और यहां पर आपने वो बेच दी 40 रुपए किलो। तो इस गांव की तो हालत खराब। इसका मतलब आर्बिट्रेज क्या दर्शाता है कि किसी कंज्यूमर द्वारा निम्न पूंजी खरीद कर, यानी कि सस्ती पूंजी खरीद कर, जैसे सस्ती चीनी खरीदी गई कंज्यूमर ने, तो आर्बिट्रेज में क्या होता है, एक व्यक्ति कम कीमत वाले बाजार से पूंजी अथवा वस्तु खरीदकर ऊंची बाजार में निम्न कीमत पर निम्न कीमत वाले बाजार से पूंजी व वस्तु क्या करे, खरीदे व ऊंचे बाजार में उनको क्या कर दे, बेच दे।
तो ये मामला गलत हो जाए। और इस प्रक्रिया को बाजार का एकीकरण है तथा दो बाजारों में कीमत की समता की स्थिति नहीं रहेगी। तो इसको रोकने का नाम ही आपका क्या कहलाता है? आर्बिट्रेज कहलाता है। यानी कि ए और बी बाजार में कीमत साम्यता लाना, कीमतें समान रखने की प्रक्रिया, इसको रोका जाएगा। तो कीमतें समान रखने की जो प्रक्रिया है बच्चों, वो आपकी क्या कहलाती है? आर्बिट्रेज कहलाती है। तो कई जगह विश्व स्तर पर खासकर जो बंदरगाहें होती हैं वहां पर यह सिस्टम किया जाता है, ताकि एक जगह सस्ती होगी तो बंदरगाहें सारी वहीं पे मिल जाएंगी। मतलब एक जगह बंदरगाह पे सस्ता मिल रहा है तो जो पोर्ट है वो सस्ते से लेकर वहीं पर पड़ोस में बेच देंगे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा मार्केट में। तो इस हिसाब से तो एक मैंने आपको राइट इशू बताया था, और एक राइट इशू का मतलब अपने खास ग्राहकों को कंपनी द्वारा शेयर बेचना। एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि भेदिया जो होता है कंपनी की जानकारी दूसरी कंपनी को बेच के पैसा कमाए तो उसकी मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाती है। और एक होता है शॉर्ट सेलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लो। ये अभी न्यूज में था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अभी पिछले साल, कि जिसमें मार्केट में शेयर मार्केट में अडानी की कंपनी पर आरोप भी लगाए थे। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? मेरे पास, मैं हूं दलाल और मैं किसी कंपनी के शेयर खरीद कर आपको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि दलाल के माध्यम से ही आप खरीदोगे बेचोगे। और मैं क्या करता हूँ भाई, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता हूँ कि आपने जो है वो 90 रुपए में मेरे से शेयर खरीदा, और मैं ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा कि भाई ये तो आगे यानी उसका जो है वो अब रेट गिरेगा, वो आ गया 85 पे। अब आपको यूं डर लगेगा, यार ये तो मार्केट नीचे जा रही है नीचे जा रही है, लोग डर जाते हैं। और दलाल फिर क्या कहेगा, भाई साहब अभी तो 85 है, ये तो 70 भी जाएगा। और वो इतना गठजोड़ा होता है इनका कि वो 85 से तुरंत वो फिर 80 चला जाता है। पब्लिक घबरा जाती है, वो तुरंत यार और 10 का तो नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा भाई, मैं 20 का नहीं करूंगा, 70 का चले जाएगा तो भाई मैं क्या करूं। तो वो कहता है मेरे को दे दे वापिस। अब मैं आपको डराकर वो वापिस ले लूंगा, कितने में? 80 में। मतलब मैंने आपको 90 में बेचा, आपसे उल्टा मैंने कितने में ले लिया? 80 में। मेरे कितने बच गए? 10। और फिर मार्केट एकदम से बढ़ जाएगी और वो चला जाएगा 150। तो 10 तो मैंने आपसे खरीदा, तब कमाया वापिस। और उस कंपनी को जिसने बेचे थे शेयर, वो 150 गई मार्केट में बाद में। ये मामला होता है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, व्यक्ति या दलाल द्वारा उससे अधिक के स्टॉक के विक्रय का सौदा किया जाता है जितना उसके पास है, जितना वह कहीं से लाकर पूर्ति कर सकता है। शॉर्ट रहता है लेकिन वो दिला देगा। तो एक हिसाब से दलाल द्वारा अपने पास उपलब्ध स्टॉक से ज्यादा शेयर, माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया उस कंपनी को ही बोल दिया मैं आपको दिला दूंगा वापिस। तो दलाल द्वारा अधिक स्टॉक से यानी कि उपलब्ध स्टॉक से ज्यादा शेयर विक्रय का सौदा करना। क्योंकि उन्हें ग्राहकों को पागल बना दिया, या ग्राहकों को भरोसा नहीं है और वो जल्दी से जल्दी सेल आउट कर दे, मुझे पता है आज नहीं तो कल तुम बेचोगे और मैं कंपनी को दे दूंगा।
तो इस प्रकार का क्या होता है बच्चों, जितना है उससे ज्यादा की पूर्ति का वादा, यानी कि जितने शेयर हैं मेरे पास, मुझसे ज्यादा की पूर्ति का वादा कर देता हूं आगे कि मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को डरा रखा है, आप तुरंत मुझे बेच दोगे। मैंने वादा कर रखा था 80 का, मैं आपको दिला दूंगा उससे ज्यादा। इसमें ज्यादा कीमत बढ़ने का इंतजार न करके कम कीमत पर ही शेयरों को खरीद कर मैं अपनी पूर्ति करूंगा, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग से ही बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं मार्केट में, जैसे ये हिंडनबर्ग है, उसकी रिपोर्ट आई, उसने पहले लंदन का शेयर मार्केट खराब किया, फिर अमेरिका भी काफी किया। वो मार्केट में एक ऐसा हुआ बना देते हैं कि वो शेयर मार्केट गई, शेयर मार्केट गई, सब धड़ाधड़ बेचने लग जाएंगे। अब किसी भी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में बच्चों, तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम। तो हर कोई व्यक्ति अपना बिकवाली करने आएगा, बिकवाली का। तो वो जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े डच बैठे हैं, वो इसी का इंतजार करते रहते हैं, वो तुरंत आपके शेयर खरीद लेंगे सारे। शॉर्ट सेलिंग यही होता है। और फिर जैसे ही सिचुएशन ठीक हुई, वो हमारे कोरोना में क्या हुआ देखो, कोरोना में सब मार्केट डाउन थी, लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने सबके शेयर खरीद लिए। जैसे ही कोरोना ठीक हुआ, देखो मार्केट कैसी है। ऐसे भी अमेरिका के चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका के चुनाव से पूरी दुनिया का शेयर मार्केट प्रभावित होता है। तो ऐसे में जैसे ही वो पता चलेगा कि अप डाउन होगा, तो जो हाँ शेयर गिर रहे होंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको खरीद लेती है। और एक समय आएगा जब वो शेयर मार्केट अप होगी, और आम आदमी का धैर्य इतना होता नहीं है, आम आदमी घबरा जाता है। तो ये आपके शॉर्ट सेलिंग कहलाता है बच्चों। तो इससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अब हम एक और चीज आपको समझाएंगे। देखो, जो चीज अब शुरू होगी ना नेक्स्ट, वो दोनों पॉलिसी में काम करेगी, बहुत काम की चीज है वो, जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। एक है आपका डॉलर की बड़ी बातें चलती हैं, चलो अभी नहीं कराएंगे, पहले हम थोड़ा सा सिस्टम समझाएं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाएं, उसके बाद वो टॉपिक कराएंगे, क्योंकि दो चीज़ें हो जाएंगी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, उसके बाद वो चीज़ आपको समझ में आएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हो गई, अब हम शुरू करते हैं फिजिकल पॉलिसी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राजकोषीय नीति क्या होती है। इंट्रोडक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे। राज्य के कोष संबंधी नीति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति में आपका वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण रोल होता है। वित्त मंत्रालय इसको निर्माण करता है, और इसकी जो अवधि है वो आपकी 1 वर्ष के लिए होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष आपका माना गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हालांकि कोशिश कई बार कर ली कि हम इसको 1 जनवरी से शुरू कर दें, ताकि एक आंकड़ा सही सही ठीक पे समय पे अनुमान लगाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो वित्तीय जो नीति है, राजकोषीय नीति है, राज्य की फिस्कल पॉलिसी है, इसके जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, विषय, वो मैं फिर बता रहा हूँ, उन विषय से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो होता है आपका बजट प्रणाली, कि बजट किसे कहते हैं, बजट के प्रकार क्या है ये। दूसरा होता है आपका कर प्रणाली, कर किसे कहते हैं, कर के कितने टाइप होते हैं, कर से संबंधित क्या क्या अवधारणाएं हैं। तीसरा होता है आपका इसका सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार किस पे करती है और उसका क्या इफेक्ट होता है। और फोर्थ होता है इसमें बच्चों घाटे की वित्त व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था किसे कहते हैं।
और ये कैसे काम करती है, ये चीज है। किसे कहा जाएगा? ये फिस्कल पॉलिसी में आए। मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो गई आपकी, फिस्कल पॉलिसी देखो क्या। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बजट व अवधारणा। बजट से संबंधित अवधारणाएं क्या है, बजट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, जो बजट है वो इंग्लिश भाषा का शब्द, ठीक, जो फ्रांसीसी शब्द बुजेट से बना है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, लोग जो व्यापारी होते थे या जो लेन देन का काम करते थे पैसे का, बुजेट का मतलब होता है तो चमड़े का थैला, ताकि मजबूत हो, जिसमें पैसा आए। पहले सिक्के होते थे, करेंसी तो कम होती थी। आप छोटा मोटा सूती कपड़ा ले आओ, उसका थैला बना लो और उसमें सिक्के डालो, तो थोड़े दिन के बाद तो फट जाएगा, सिक्के निकलते गिरेंगे। तो चमड़े का थैला जो मजबूत हो, उस बुजेट शब्द से ये आपका बजट शब्द बना है। तो है तो इंग्लिश भाषा का शब्द, लेकिन आया कहाँ से? फ्रांसीसी भाषा के शब्द से ये शब्द आया है। और दुनिया में सबसे पहले जो बजट का सिस्टम है वो कहाँ पर शुरू हुआ बच्चों, कैसे शुरू हुआ, इंडिया में कब आया, ये चीजें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंच भाषा के शब्द बोगेट या बुजेट, BUGETT, इस से ये शब्द आपका बना है। लेकिन बजट शब्द का जो विधिवत यूज है, किसने किया, कब किया? पहली बार जो बजट है बच्चों, वित्तीय प्रस्ताव जो चमड़े के थैले में 1773 में आपका रॉबर्ट वॉलपोल जो है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं, इसका प्रस्तुत करते हैं। यानी कि विधिवत प्रस्तुति रॉबर्ट वॉलपोल यूके में संसद में करते हैं इसको। यानी कि पहली बार विधिवत जो है वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल दुनिया में आपका क्या करते हैं, बजट प्रस्तुत करते हैं। और इस बजट शब्द का प्रयोग हालांकि 1803 में पहली बार किया गया था, लेकिन वो जो 1773 में प्रयोग होता है वो बजट का एक यानी कि चमड़े का एक थैले के रूप में था। एक तो क्वेश्चन होता है कि बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का इतिहास क्या है। देखो, यहाँ हम भारत में भी कहेंगे बजट का इंट्रोडक्शन कब हुआ और बजट का मतलब क्या है। देखो, मेन क्या होता है अभी, जब बजट की आप अर्थ व परिभाषा की जब बात करते हो, तो इंडिया से ही हम अनुमान लगाते हैं। देखो भाई, सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए क्या करती है, खर्च करती है, व्यय करती है ना। लेकिन इस खर्च के लिए पैसा, इसलिए सरकार पब्लिक के ऊपर क्या लगाती है, कुछ इस पैसे के लिए
टैक्स लगाती है और कुछ नॉन टैक्स भी होती है, नॉन टैक्स इनकम भी होती है, ताकि सरकार ये खर्चा कर सके। तो एक हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सरकार एक अनुमान लगाती है। क्या? नंबर एक, इसको हम कह सकते हैं आय और व्यय का लेखा जोखा एक वित्तीय वर्ष में। यानी कि सरकार की आय का लेखा जोखा एक वित्तीय वर्ष में जो होता है वो क्या होता है, आपका बजट कहलाता है सामान्य भाषा में। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार की वित्तीय रिपोर्ट भी कह सकते हैं, सरकार की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, क्योंकि भाई कंडीशन दिखाएगी कि सरकार की वार्षिक एनुअल जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, वित्तीय रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तीसरा, सरकार का वार्षिक वित्तीय कथन भी कह सकते हैं, क्योंकि भाषण देना पड़ता है। तो वित्तीय रिपोर्ट बोलूं भाई, वित्तीय कथन बोलूं, या एक साल का आय का लेखा जोखा बोलूं, या कुल आय और व्यय का लेखा जोखा बोलूं, या आय और व्यय की मदों का लेखा जोखा बोलूं, ये सारा मामला क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। यानी कि आय कितनी है और व्यय कितना है, इन सब का एस्टिमेट लगाना एक साल के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आपका बजट कहलाएगा। ये सारा सामान्य बात हुई। और ये कैसे होता है, किस आर्टिकल में है, तो आप पॉलिटिकल पॉइंट भी इसमें आते हैं। तो बजट में एक तो ये हो गया एक साल का लेखा जोखा। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों की, लेखा जोखा तो आपने क्या कर दिया, आय और व्यय का लेखा जोखा, ये सारा आपने क्या किया एक वर्ष के लिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बजट में कितने साल की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो ध्यान रखना 1 वर्ष का। लेकिन जब आप अनुमान लगाओगे तो आपके पास क्या होने चाहिए, डाटा होना चाहिए, आंकड़े होने चाहिए। तो आंकड़ों के बारे में जब बात की जाती है ना बच्चों, तो इसमें इस तरह चलता है। जब हम आंकड़े की बात करते हैं तो एक तो होता है लेखा जोखा, लेकिन आंकड़े की बात करते हैं आगामी वर्ष हेतु बजट अनुमान, यानी कि आने वाले आगामी वर्ष के अनुमान, ठीक। एक वर्तमान वर्ष के अनुमान, यानी कि जो चल रहा है उसके, चालू वित्त वर्ष भी बोल सकते हैं इसको, वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष, और इनको हम संशोधित करेंगे समय समय के हिसाब से, संशोधित अनुमान। और तीसरा होता है वास्तविक, वास्तविक आंकड़े, यानी कि पिछले वर्ष से संबंधित हम अध्ययन करेंगे कि पिछले साल को हमने जो लक्ष्य किया था वो इस साल कितने प्राप्त हुए हैं। तो विगत वर्ष की वास्तविक आय, यानी कि बीते हुए विगत वर्ष भी बोल सकते हैं, पिछले वर्ष के विगत वर्ष के, विगत जो अभी अभी गया है। तो जैसे 2024 का बजट है तो 2024 से 24-25 का भी काम करेगा और 2023-24 का भी काम करेगा। तो यानी कि पहले जो लक्ष्य थे वो हमने कितने प्राप्त हुए वास्तविक रूप में, वर्तमान में हमने क्या संशोधन करना है, भविष्य में हमें क्या मिलेगा। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा, जब आ जाए कि कितने वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है तो आंसर आएगा आपका 3 वर्ष के आंकड़ों की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ये ध्यान रखना। तो बजट में कितने साल के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, वो तो आंसर है 3 वर्ष, आगामी, वर्तमान और विगत। और बजट में कितने वर्ष की आय और व्यय का लेखा जोखा, तो 2024-25 का आया तो 2024-25 की आय और व्यय का लेखा, यानी कि सरकार को कितनी प्राप्ति होगी और कितना सरकार खर्च करने का आइडिया लगा रही है, इसको हम आय और व्यय का लेखा जोखा कहते हैं।
तो इस हिसाब से आपका बजट का सिस्टम बनता है। अब भारत के अंदर बजट की शुरुआत कैसे होती है, क्या मामला है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पिछले वर्ष का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बच्चों, वो कैसे काम करता है देखो। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये होता है। पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय वर्णन, यानी कि अब जैसे आपका 2024-25, ठीक। और दूसरा होता है अगले वर्ष का वार्षिक वित्तीय वर्ष। इस प्रकार दो चीजें चलती हैं भाई। पिछला हमने क्या प्राप्त किया, वो जो पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो आपका किस में आता है, आर्थिक सर्वेक्षण में, जो हर साल आपका दिसंबर के अंदर लगभग आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण में। और ये जो आता है, ये आता है आपका सार्वजनिक व्यय में, यानी कि सरकार अब क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है बच्चों, ये भविष्य में आने वाले खर्चों को दर्शाता है। पब्लिक बजट जिसको हम बोलते हैं, सार्वजनिक बजट भी कह सकते हैं हम इसको, वह भी नहीं बल्कि सार्वजनिक बजट कहेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और भारत के अंदर जो बजट है, ये कौन प्रस्तुत करवाता है, ये ध्यान रखना। एक होता है प्रस्तुत करवाने का दायित्व, और एक प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 नहीं, ये तो संचित निधि हो जाएगी, 112 के तहत आपका बजट प्रस्तुत कौन करवाता है, जिम्मेदारी किसकी है। हर साल वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी, तो यहाँ ध्यान रखना, इधर तो आएगा राष्ट्रपति का नाम, क्योंकि ये वार्षिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है कि बजट प्रस्तुत कराए, सारे नाम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और प्रस्तुत कौन करता है, आपका वित्त मंत्री। क्लियर, ये तो है एक नॉर्मल पॉइंट। अब भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ये है आपका लंदन, 1857 भारत में क्या हुआ, गदर। ठीक है बच्चों, 1857 के विद्रोह से भारत के अंदर क्या हुई, वित्तीय बजट या आय की क्या हो गई, अव्यवस्था हो गई।
क्योंकि भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो सारी इकोनॉमी चरमरा गई। अब इस सिचुएशन की जांच के लिए महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया ही होगी उस टाइम, 1858 में विक्टोरिया घोषणा भी है। विक्टोरिया एक सांसद को भेजती है, ब्रिटेन के संसद हैं, उसका नाम है जेम्स विल्सन, और ये पहले अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता है और भारत में आता है 1858 में। महारानी विक्टोरिया इसको भेजती है, पता करो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गदर के बाद क्या इफेक्ट आया है, आय से संबंधित क्या मामला है। तो भारत का तो प्रथम बजट है 18 फरवरी 1860 में, ये जेम्स विल्सन जो है, यहाँ लॉर्ड कैनिंग है आपके, और कैनिंग का कार्यकाल कितना है बच्चों, 1856 से लेकर 1861 तक। और इसी के समय जो जेम्स विल्सन है, इसी के समय पहला बजट पेश करता है 18 फरवरी 1860 को। लेकिन ये जो बजट है बच्चों, ये टू क्वीन को समर्पित था कि भारत की हालत क्या है, क्योंकि बजट का मतलब आय यानी कि ये नुकसान हुआ है, इतना इनकम होती थी और इतना नुकसान हुआ है, या फिर इस हिसाब से हालात है। तो जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत में बजट जो प्रस्तुत किया वो महारानी या ब्रिटेन से संबंधित था, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने भेजा था। तो ब्रिटेन की क्वीन को ये आपका रिपोर्ट भेजता है 1860 में। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो जेम्स विल्सन है, यही भारत की व्यवस्था सुधारने के लिए आय कर की अवधारणा देता है, आय कर लगाने की अनुशंसा देता है। अनुशंसा करता है ये आय कर लगाने की, और 1860 में, और इसी आधार पर भारत में टैक्स लगता है। तो ये बजट जो प्रस्तुत किया था इसने 1860 में, वो भारतीयों के लिए नहीं था। हाँ, भारत में प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, लेकिन वो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की संसद को समर्पित था। यही विल्सन दोबारा फिर भारत में क्या करता है, एक बजट और प्रस्तुत करता है 1867 में। ये अप्रैल 1867 में जो बजट प्रस्तुत करता है, वो भारतीयों के लिए था। वो भारतीयों के लिए पहला बजट माना गया, इसलिए जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बजट। तो जेम्स विल्सन की ये कहानी है बच्चों। तो विलियम जोन्स अलग है, विलियम जेम्स अलग है, जेम्स विल्सन अलग है, तीनों अलग अलग आदमी है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो विलियम जेम्स ने पहली बार 1860 में, फिर आपका 1867 में एक भारतीय के लिए बजट है और एक भारत में प्रस्तुत किया गया पहला बजट है, दोनों आपके अलग अलग हैं। तो ये आपका बजट कहलाता है एक साल की आय का लेखा जोखा, जिसमें 3 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें
आपकी वार्षिक एनुअल रिपोर्ट होती है किसी सरकार की, एक हिसाब से सरकार का या देश का बैलेंस बजट बैलेंस शीट भी होता है। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कितना नुकसान हुआ तुलना पत्र, वैसे ही एक देश का भी ये तुलना पत्र ही होता है कि भाई कितना सरकार को फायदा हुआ, कितना सरकार को नुकसान। तो कभी भी किसी देश का बजट जो है फायदे में नहीं होता, सिवाय जापान को छोड़कर। जापान का बजट एकमात्र ऐसा बजट है बच्चों जो घाटे का नहीं आता, बाकी सभी लगभग दुनिया का बजट क्या होता है, घाटे का ही आता है। अब देखो टाइप हम बात करेंगे, एक बजट के प्रकार और एक होता है बजट पारित करने की प्रक्रिया कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पहले तो आप बजट का मीनिंग समझ चुके होंगे, तो बजट से पॉइंट क्या होते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ, सैद्धांतिक पक्ष क्या है, बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, रेलवे बजट क्या होता है, ये देखो मैं थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। बजट के प्रकार हम या बजट के सैद्धांतिक उद्देश्य बात करते हैं कैसे क्या होता है, हम वही चीज कराएंगे जो आपका आने की संभावना। देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। मार्च का मैंने तो जा चुका, 1 अप्रैल को प्रस्तुत होता है। आजाद कब हुए? 1947 को। लेकिन आपका जो पहला वित्त मंत्री है स्वतंत्र भारत का, षणमुखम शेट्टी। षणमुखम जो शेट्टी है बच्चों, पहला वित्त मंत्री, ये आपका पहला बजट प्रस्तुत करता है 26 नवंबर 1947 को। क्योंकि उस वक्त आज़ाद हुए तो इतनी कंडीशन नहीं थी, तो पहले वित्त मंत्री आपका बजट प्रस्तुत करते हैं 26 नवंबर 1947 को। और कब तक था ये? 1 साल के लिए चलेगा क्या? देखो ये था आपका 31 मार्च 1948। क्या ये पूरे समय के लिए था? और इसका मतलब षणमुखम शेट्टी ने जो ये बजट पेश किया, ये था अल्पकाल के लिए, काम चलाओ। ठीक। और 15 अगस्त 1947 को आपकी जो सरकार है वो चुनाव से तो बनी नहीं थी, वो अंतरिम सरकार का ही रूप थी। तो अल्पकाल के लिए जिस साल कोई बजट प्रस्तुत किया जाए, काम चलाऊ हो या कम अवधि के लिए हो, या अभी एक एग्जाम्पल और भेजूं मैं, अभी वर्तमान में 2024 में फरवरी, मार्च,
फरवरी मार्च नहीं बल्कि अप्रैल और मई में क्या हुए, चुनाव हुए। और 4 जून को क्या आया, रिजल्ट आया। तो इससे पहले आपका 2024 में 1 फरवरी 2024 को क्या हुआ था, बजट प्रस्तुत। ठीक है बच्चों, तो ये क्या पूरे साल के लिए था, क्योंकि पता है कि चुनाव होने वाले हैं। अब अभी फिर रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या बनी, नई सरकार। अब नई सरकार फिर क्या बनेगी, अब जुलाई में ये क्या बना रही है, अब फिर बजट। और ये जुलाई से फिर कब तक चलेगा, फिर चलेगा 31 मार्च 1947 कर रहा हूँ, 31 मार्च 2025 तक। तो ये जो बजट आया था ये कब तक था, जब तक चुनाव हुए। तो जिस साल चुनाव हो, जिस साल कम समय के लिए चुनाव बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, उस बजट को क्या कहा जाता है, अंतरिम बजट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, वह बजट जो चुनाव के वर्ष प्रस्तुत किया जाए, या वह बजट जो काम चलाऊ खर्चे के लिए व्यवस्था की बात करे, या जो सरकार के अल्प समय के लिए विवरण को दर्शाए, उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं बच्चों। जहां बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतरिम बजट किसे कहते हैं, तो जिस साल चुनाव होना हो तो उस साल भी आपके क्या थे, नई सरकार बनी थी, सिर्फ 47 में आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त की जगह फिर 26 नवंबर 1947 को ही आपका पहला बजट बनाने में टाइम भी तो लगेगा। तो बजट बनाने में लगा समय, और उसको 1947 में प्रस्तुत किया, तो वो काम चलाऊ बजट था। ऐसे ही अब की बार जब चुनाव हुए तो ये आपका मई जून तक ही था, अप्रैल मई जून तक, क्योंकि आपका आचार संहिता लग जाती है और फरवरी में आपको हर महीने बजट प्रस्तुत करना होता है। तो जो बजट थोड़े समय के लिए हो, या चुनाव वाले वर्ष किया जाए, या सरकार के आखिरी वर्ष में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, अंतरिम बजट होता है। ये पूरे वर्ष के लिए न होकर बचे हुए समय के लिए या चुनाव होने तक के लिए होता है, उसे हम अंतरिम या काम चलाऊ बजट कहते हैं बच्चों। और एक आपका वार्षिक बजट, बजट में जिसमें आपका क्या होता है, आय और व्यय दोनों का लेखा जोखा होता है। अंतरिम बजट में भी आय और व्यय का लेखा जोखा ही होता है। फर्क इतना है कि सामान्य बजट आपका 1 साल के लिए होता है, और अंतरिम बजट आपका अल्पकाल के लिए या थोड़े समय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ताकि आने वाले समय में इस चीज को आगे से हिसाब से मैनेज किया जा सके। तो बजट का उद्देश्य क्या होता है, सरकार की आर्थिक नीति क्या है, सरकार की वित्तीय जवाबदेही क्या है, इसी को दर्शाता है ना कि सरकार जन कल्याण के लिए क्या स्टेप उठाना चाहती है, बजट के माध्यम से कौन से टैक्स नहीं आ सकते हैं, कौन सा टैक्स की दरें कम हो सकती हैं। ये सारी चीजें किस लिए की जाती हैं, कि सरकार अपने जन कल्याण की गतिविधियों को प्रस्तुत करती है। तो नॉर्मली बजट जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को शुरू कर दिया जाता है। तो भारत के अंदर एक चीज और है बच्चों, जो इंडिया में 1921 में आपकी एक एकवर्थ कमेटी बनी थी। और इस एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहली बार रेलवे बजट
प्रस्तुत किया गया अलग से, अलग से प्रस्तुत किया गया। और कब तक? 2016 तक। 1 फरवरी 2017 से आपका आम बजट ही प्रस्तुत होता है, अलग से बजट प्रस्तुत नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि 2017 से पहले आम बजट और रेल बजट अलग अलग होते थे, लेकिन 2017 के बाद ये बजट जो है वो अलग नहीं है। अब एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, हाँ ये ध्यान रखना, एकवर्थ समिति 1931 में गठित हुई थी और ये 1924 से अलग हुआ था, और 1921 में एकवर्थ कमेटी ने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी। बजट प्रस्तुत करने का समय क्या है हमारे देश में? भारत के अंदर बजट का समय, क्योंकि अब हम कंसेप्ट और स्ट्रक्चर तो करा नहीं सकते, समय कम बचा है, तो बजट का जो समय है बच्चों 1947 टू 1998 ये होता था 5 PM 28 फेब को, 5 PM तक 1998 तक। फिर आपका 1998 से ये कर दिया सुबेरे 10 AM 28 फेब, यानी कि तारीख वही रही, लेकिन 2017 से आपका क्या कर दिया, 1 फेब को क्या किया जाता है, ये प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि समय ज्यादा लग जाता था भाई। 1 अप्रैल से तो लागू होना, फिर मार्च के महीने में डिस्कस करना, डिबेट करना, समय कम रहता था। तो 1/2017 से आपका तारीख क्या कर दी है, 1 फेब को। उससे पहले क्या था, ये 28 फरवरी को होता था। और भारत में सबसे ज्यादा जो बजट है वो किसने प्रस्तुत किए हैं? वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार। तो भारत में सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाला मामला वित्त मंत्री कौन है आपके? थोड़े तथ्य इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि पॉइंट आपका इतना ही बचा हुआ समय आज की क्लास का। तो मैक्सिमम जो बजट है वो आपके कौन कर रहे हैं? नंबर 1 आपके मोरारजी देसाई ने आपके 10 बार बजट प्रस्तुत किया है। दूसरा है आपके पी चिदम्बरम प्लस आपके यशवंत सिन्हा, लगभग 8 बार बजट प्रस्तुत किया है। और गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का मतलब हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, तो यानी कि 1 अप्रैल या गणतंत्र भारत का आएगा, क्योंकि समय तो यही था ना, 28 फरवरी 1950 को। उस वक्त आपके वित्त मंत्री थे बच्चों जॉन मथाई। तो जॉन मथाई आपके गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि कौन से ऐसे पीएम हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया भारत के अंदर, यानी कि एक्स्ट्रा भारी कार्यभार संभाला। तो ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी बजट प्रस्तुत किया हुआ है। दूसरा आपका इंदिरा गांधी, इन्होंने भी बजट प्रस्तुत किया हुआ है। तीसरा है आपका राजीव गांधी, इन्होंने भी बजट प्रस्तुत किया हुआ है। कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया।
ऐसे वित्त मंत्री जो आगे चलकर पीएम बने, तो ऐसे वित्त मंत्री भी हैं भाई जो आगे चलकर पीएम बने, वो कौन से हैं आपके? मोरारजी देसाई सबसे पहले तो यही है। वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और आपके मनमोहन सिंह। और भी हैं क्या कोई जो वित्त मंत्री भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने? ऐसे पॉइंट भी कभी कभी आ जाते हैं बच्चों। तो भारत के अंदर बजट से संबंधित एक मामले नहीं है, काफ़ी तथ्य हैं, काफ़ी पॉइंट हैं जहां आपके दस्तावेज के रूप में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो बजट प्रस्तुत करने का काम कौन से बिल में आता है? फाइनेंस बिल में आता है या मनी बिल में आता है? ये भी थोड़ा सा समझने की बातें होती है। लेकिन पहले देखो, फाइनेंस बिल क्या होता है? जो आगामी एक वर्ष की व्यवस्था से संबंधित बातें करें सरकार के खर्चे की। और मनी बिल क्या होता है? जो तुरंत खर्चे की व्यवस्था करता है, प्रेजेंट के खर्चे की व्यवस्था करे। और जो फाइनेंस बिल है वो पूरे आने वाले खर्चे की व्यवस्था करता है। तो बजट आपका क्या होता है? एक आज की तो बात नहीं कर रहा, पिछली क्या इनकम हुई वो भी बात कर रहा है, वर्तमान में क्या हो गई, संभावना क्या, ये भी बात कर रहा है, और आगे क्या बदलाव हो सकता है ये भी बात कर रहा है। तो बजट जो है वो फाइनेंस बिल के तहत आपका प्रस्तुत किया जाता है, न कि मनी बिल के। तो इसलिए ये आर्टिकल 117 में आपका फाइनेंस बिल आता है, 112 में आपका बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है, और 110 में आपका मनी बिल होता है। तो फाइनेंस बिल ये आपका बजट को प्रस्तुत कराने से संबंधित प्रमुख बिल है बच्चों। तो लेखानुदान, प्रत्यानुदान, ये भी चीज़ें हैं। बजट से कंसेप्ट क्या है, ये भी चीज़ें तो हम इकोनॉमिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बजट कराएंगे, न कि आपका सारी चीज़ें। तो बजट के कंसेप्ट में हम प्रकार की बात कर रहे हैं, तो एक दो प्रकार हम कर लेते हैं क्योंकि समय अभी इसका थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो, एक होता है बच्चों आपका बजट प्रकार की ही बात कर रहे हैं। जिस बजट में महिला संबंधी कल्याण की बात की जाए उसे कौन सा बजट कहते हैं? जिस बजट में व्यय की मदों को, पिछली व्यय की मदों को हम जीरो मान लेते हैं, नए सिरे से अनुमान लगाते हैं, उसको कौन सा बजट कहते हैं? है? और जिसमें एक मंत्रालय की आय और व्यय का हिसाब किताब देखा जाए उसे हम कौन सा बजट कहते हैं? और जिसमें सारे विभागीय कार्रवाई का आकलन किया जाए, वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो भाई, चाहे एचआरडी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, या जियोलॉजिकल या अर्थ मिनिस्ट्री हो, भू मंत्रालय हो, उसी कौन सा बजट कहते हैं? और कब कब वो प्रस्तुत किए गए? तो इसकी शुरुआत करते हैं हम बच्चों। जैसे देखो, बहुत सी मिनिस्ट्री होती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, एचआरडी, ये अलग अलग मिनिस्ट्रियां हैं।
अगर किसी एक मंत्रालय की आय और व्यय का लेखा जोखा देखा जाए या अनुमान लगाया जाए, या एक मंत्रालय के परफॉर्मेंस या निष्पादन को देखा जाए, उसने जो बजट अलॉट हुआ था शिक्षा पे कितना है वो खर्च हुआ, उसका जब अनुमान लगाते हैं तो बच्चों इसको कहा जाता है आउटकम बजट। इसको हम परिणामी बजट भी कहते हैं। और भारत में आउटकम बजट की शुरुआत 2005 से हुई थी बच्चों, कि भारत के अंदर किसी एक विभाग या एक मंत्रालय या कोई एक यूनिट का अध्ययन किया जाए, उसे हम आउटकम बजट कहते हैं बच्चों। और दूसरा होता है आपका परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट, हालांकि परफॉर्मेंस वहां भी शब्द है लेकिन वो उसका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। निष्पादन बजट का मतलब क्या हुआ, जब सारे मंत्रालयों का आय और व्यय का आकलन किया जाए। सभी मंत्रालयों की आय और व्यय का जब आकलन करते हैं बच्चों, उसे परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, निष्पादन बजट कहते हैं। और ये सबसे पहले 1949 में ऊपर आयोग ने यूएस में सिफारिश की इसकी, कि भाई हमारा पैसा सही ढंग से यूज हो, और इसलिए 1951 से ये यूएस में लागू हुआ। और भारत में 1956, यानी कि शुरू से ही हम ये देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बजट किसे कहते हैं, आउटकम बजट किसे कहते हैं, यानी कि एक बड़ा कंसेप्ट है। हालांकि आउटकम बजट परफॉर्मेंस बजट का ही पार्ट होता है, इसी के अंतर्गत बाइफर्फिकेशन कर दो, बांट दो, वो आपका आउटकम बजट हो जाएगा। अब यहाँ बस थोड़ा सा ये है कि इसमें एक एक चीज का अलग से पता चल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस बजट जो है आपका मैक्रो कंसेप्ट हुआ, ठीक, और ये आउटकम बजट आपका क्या हुआ, माइक्रो कंसेप्ट हुआ। तो किस हिसाब से कौन सा बजट, यानी कि पूरे आय और व्यय का लेखा जोखा सारे मंत्रालयों का या सारे विभागों का, सरकार के सभी विभाग सभी मंत्रालयों का लेखा जोखा परफॉर्मेंस, किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक मिनिस्ट्री का या किसी एक विभाग का लेखा जोखा आपका आउटकम बजट कहलाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे बजट के प्रकार और कौन से होते हैं, कब कब भारत में स्वीकार किए गए, और क्या क्या आपका क्वेश्चन आ सकता है, बजट का ढांचे में कौन से घाटे आएंगे, और बजट में आपका कुछ व्यय क्या होता है और लेखा क्या होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।